वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल खट्टर सरकार ने 4 दशक पुराने उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत संघ यानी कि आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक थी। अब इसके बाद कांग्रेस ने विवाद खड़ा करते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल देश का है में बात इस पर कि संघ की विचारधारा से विपक्ष को परहेज क्यों है? क्या संघ की शाखाओं में राजनीतिक या आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है? क्या सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में जाने पर बैन जायज है? तो अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की रोक को हटा दिया गया था और वहां पर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही या हैं तो वहां संघ की शाखाओं में कर्मचारी जा सकते हैं। अब हरियाणा राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। इसके बाद अब विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी है और इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। सूबे के कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, अब हरियाणा में कांग्रेसियों को तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट जो किया है वो हम आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट सरकार चला रहे हैं या फिर बीजेपी आरएसएस की पाठशाला, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा है। आपको बता दें कि हरियाणा के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 के प्रभाव में आने के साथ दिनांक 2/4/1980 और दिनांक 11 जनवरी 1967 के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाती है और उसको वापस लिया जाता है क्योंकि अब ये प्रासंगिक नहीं है। तो अब हरियाणा में भी जैसे कि उत्तर प्रदेश, माफ करिएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं संघ की शाखाओं में, अब हरियाणा में भी जा सकेंगे। जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है और अब इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और पूछ रही कि क्या खट्टर सरकार चला रही है या फिर भाजपा आरएसएस की पाठशाला। तो सवाल देश का है आज इस पर कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई प्रतिबंधित संगठन है? क्या इसमें जाने पर रोक जायज है? क्योंकि जिस तरह से रोक हटा दी गई, जो प्रतिबंध लगा हुआ था, अब उस पर सियासत शुरू हो गई है और क्या इसमें आपत्तियां है, क्या दिक्कत है, क्यों संघ की शाखा में जाने पर रोक होनी चाहिए? हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इस बहस में शामिल है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से जो हमारे साथ केवल ढींगरा जी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी और भी मेहमान जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ेंगे, संघ विचारक भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं केवल ढींगरा साहब के पास जाना चाहूंगा। केवल जी, अगर राज्य में संघ की शाखाओं में जाने पर जो प्रतिबंध एक लगा हुआ था उसको हटा दिया जाता है और सरकारी कर्मचारी अगर संघ की शाखाओं में जा सकेंगे अब, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? नहीं, ऐसा है, देखिए दिक्कत कोई नहीं है जी। सरकार जो है उसका काम जो होता है वो उसको जो दायित्व मिलता है वो सरकार को चलाने का दायित्व मिलता है, इलाकों में सेवा करने का दायित्व मिलता है। आरएसएस का काम करने का दायित्व तो नहीं मिलता,
ये तो बेसिकली क्या है, बीजेपी की सरकार जो है वो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाकर और लोगों को दूसरी तरफ लेके जाना चाहती है। आप बताइए कि सरकारी जो ऑफिसर होता है उसको कोई शाखाओं के अंदर मतलब प्रशासनिक जो है परीक्षण तो मिलता नहीं है। जो उसको वहां पे लक्ष्य चलाने की प्रक्रिया जो होती है वो परीक्षण दिलवाया जाता है। क्या ये सरकारी लोगों को लक्ष्य चलाने का परीक्षण दिलाना चाहते हैं या उससे सरकारी ऑफिसरों को क्या लाभ मिलेगा? मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन मेरे को ये कहना चाहता हूँ, ध्यान भटकाने का काम छोड़े। हमारे देश में मुद्दे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम करने विकास की जरूरत होती है। महंगाई देखिए, आज 2014 और 2021 का विवरण ले लीजिए। जो 2014 के अंदर 60 रुपए का पेट्रोल था, आज 112 रुपए का हो चुका देश के अंदर। डीजल 55 रुपए का था तो 100 रुपए का हो चुका। एलपीजी 400 रुपए का था तो 834 रुपए का हो गया। दाल जो हमारे यहाँ पे 70 रुपए की थी वो 190 रुपए की हो गई। आटा 17 रुपए में बिकता था, 30 रुपए में हो गया। घी जो है 300 रुपए का था किलो और आज नहीं, ढींगरा साहब, इसका संघ की शाखा में जाने से क्या मतलब है? ये ठीक है, महंगाई बढ़ी है, इस पर महंगाई पर जिस दिन हम बहस करेंगे आपसे इस पर बात करेंगे। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि संघ की शाखाओं में जाने में अगर परमिशन मिलती है, आपने कहा कि लठ चलाना सिखाया जाता है, क्या सिर्फ लठ चलाना ही सिखाया जाता है? वो तो कहते हैं कि सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, हिंदूवादी विचारधारा को जो है बढ़ावा दिया जाता है, वहां भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है इस संगठन में। तो क्या कांग्रेस को भारत की संस्कृति अगर बढ़े, हिंदूवादी विचारधारा बढ़े, इससे दिक्कत है? तो महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया जाता? उन्हीं आरएसएस की शाखाओं में महिला क्यों नहीं जा सकती? आप बताइए मुझे। नहीं, ढींगरा साहब, शायद जानकारी आपके पास नहीं है, महिलाओं का संगठन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दुर्गा वाहिनी एक संगठन, इनके कई अनुषांगिक संगठन है, उसमें से एक महिलाओं का संगठन है जिसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक भी है, उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश से। वो वही महिला विंग से ही आती है। तो महिलाओं को कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अलग विंग है, पुरुषों की अलग विंग है, महिलाओं की अलग विंग है, ये ऐसा दावा करते हैं संघ के लोग। जी, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अलग से संगठन है, मान ली आपकी बात जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि शाखा के अंदर महिलाओं का आना वर्जित क्यों है? आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए ना जी। दूसरी बात जी, मैं पूछूंगा, ये आरएसएस के प्रतिनिधि आएंगे, उनसे पूछूंगा जी। आप सरकारी ऑफिसर को वहां लेके जाइए, खुशी से ले जाइए, लेकिन उससे उनको लाभ क्या मिलेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप मेरी बात का सवाल का शायद जवाब दे नहीं पा रहे। नहीं, मैं आरएसएस के जो आएंगे विचारक उनसे लूंगा कि क्या फायदा होगा, क्योंकि ये बताना मेरा काम नहीं, मैं तो सवाल पूछना काम है, मैं पूछूंगा जी। देखो, सवाल तो आपके माध्यम से ही पूछा जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही इसीलिए मैंने सवाल किया कि वहां पर लक्ष्य चलाने का परीक्षण मिलता है, तो सरकारी ऑफिसरों को लक्ष्य चलाने का परीक्षण दिया जाएगा, उससे सरकारी अफसरों को लाभ क्या होगा? मैंने यही बात तो कही है। चलिए, केवल जी आपके सवाल जायज है और इन सवालों को मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे पूछूंगा। लेकिन अभी राजेश जौहरी जी हमारे साथ, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। राजेश जी, मध्य प्रदेश से हैं आप। मध्य प्रदेश में तो पहले से इस तरह का बैन नहीं, हालांकि कमलनाथ सरकार जब आई दोबारा सत्ता में, दिग्विजय सरकार ने पहले रोक लगा दी थी, फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस बैन को हटा दिया। तो ये तो खेल चलते रहता है, कांग्रेस आती है बैन लगा देती है, बीजेपी आती है बैन हटा देती है, सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो क्या जो सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि लाठी चलाना सीखने से क्या होगा, सरकारी कर्मचारी को आप क्यों लाठी चलाना सिखाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि जैसे मध्य प्रदेश में आरएसएस में जाना अलाउड है ना जी। तो उससे क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे किसी कांग्रेस के किसी आदमी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। खट्टर जी ने भी अगर चुपचाप से वो हो जाता, मतलब ऑर्डर हो जाता किसी को, तो वो बात नहीं रहती। लेकिन शायद उसका प्रचार प्रसार हो गया, इसलिए इतने सारे लोग ये रिएक्शंस आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आपके पास टाइम हो 5-7 मिनट का, कि आरएसएस की स्थापना कैसे हुई थी। एज ए पत्रकार जब अपन उसको स्टडी करते, जैसे आप लोगों का फोन आया तो हमने स्टडी किया सबसे पहले कि आरएसएस की स्थापना क्यों हुई। जैसा फिर हमने देखा कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने उसमें अपने आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया और उल्टा गद्दारी की, उसको भी पूरा स्टडी किया। लेकिन पता चला कि चूंकि खिलाफत आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता थे, बड़े पदाधिकारी थे,
उन्होंने बार बार उसका विरोध किया, लेकिन जो उस समय की जो बड़े लीडर्स थे वो लोग नहीं माने उस बात को। तो खिलाफत आंदोलन में क्या क्या हुआ सबको मालूम है कि किस तरह का नरसंहार हुआ। तो उस गुस्से में आके उस प्रोटेस्ट में उन्होंने एक संगठन बनाया कि मैं सिर्फ ऐसा संगठन बनाऊंगा जिसमें हिंदुओं को सांस्कृतिक और धार्मिक और ये चेतना उनकी मजबूत होगी और वो अपना भला बुरा समझने लगेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि 65 की लड़ाई का अगर किस्सा देखें आप, 65 की लड़ाई में वहां पे 27 अक्टूबर 1965 की बात है, तो ढींगरा साहब को भी ये अच्छे से मालूम होगा कि उस समय वहां पे बहुत बर्फ जमा थी और जो पाकिस्तान की सेना थी लगभग श्रीनगर के किनारे पहुंच गई थी, जो पीर पंजाल के पर्वत है वहां तक पहुंच गई थी और श्रीनगर पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं था। तब आर्मी हेडक्वार्टर का एक ही मैसेज था कि आप चाहें श्रीनगर पूरा चला जाए, पाकिस्तान के हाथ चला जाना चाहिए, चला जाए चल जाएगा उस समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन एयर स्ट्रिप नहीं जानी चाहिए, जो हमारा हवाई अड्डा है वो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हवाई जहाज उतारने हैं, तो हवाई जहाज पे इतनी वहां पे बर्फ थी वो हवाई जहाज उतर नहीं पा रहे थे। तो उस समय इनके पास लेबर नहीं थी, सर्दियों में कश्मीर में लेबर नहीं होती है। तो वो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए वहां पे श्रीनगर के, वहां पे 2 लोग मिले उनको, एक प्रेमचंद वो भी शायद ढींगरे ही थे शायद जी, नहीं डोगरा थे वो डोगरा थे और 2 लोग मिले। तो उन दोनों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा हमको 50 लोग चाहिए। तो 50 के बजाय 600 लोग मिले और बर्फ क्लियर हुई और 329 सिख रेजिमेंट के वहां पे सोल्जर्स उतरे और कश्मीर श्रीनगर को बचाया। ढींगरा साहब भले हंस रहे हैं पर इस पूरी बात में कहीं जरा सी भी गड़बड़ हो तो ढींगरा जी कह सकते हैं। दूसरी बात है नहीं, मैं राजेश जी, मैं ढींगरा जी को, ढींगरा जी शायद इसलिए हंस रहे हो क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जो जिनको बहुत मानते हैं ढींगरा साहब, पूरा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिनको लाल किले पर परेड में मंजूरी दी थी। अब वो भले आज वो विरोध कर रहे हो उस स्वयंसेवक संघ का, लेकिन ये पूछना चाहिए कि नेहरू जी ने उनसे परेड क्यों करवाई थी और इसकी वजह यही थी कि चाइना ने जी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा है, लेटर लिखा है जी नहीं, आपकी हंसी जो है आरएसएस का विरोध क्यों करना है? आरएसएस का विरोध करके किसने जाना कहाँ है? आरएसएस ऐसी जगह है, ऐसी संस्था है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करेगा तो उसका ही खराब कर देंगे खाना ये। अच्छा, तो आप मतलब आरएसएस के विरोध में नहीं है? तो ढींगरा साहब और चीज बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो भी तो कांग्रेसी थे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे जी, और उन्होंने आरएसएस का भूमिका रखी, आरएसएस बनाई जी, लेकिन उनका जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जो हमारा देश आजाद हुआ उसके प्रति उनका योगदान क्या था वो बताना चाहिए ना जी। तो था ही कुछ नहीं। तो ढींगरा साहब योगदान अगर आरएसएस का कुछ नहीं था तो लाल किले पर माफ करिएगा जो राजपथ पर परेड होती है उसमें परेड में क्यों शामिल किया गया स्वयंसेवकों को? अगर भैया आरएसएस का कोई योगदान ही नहीं देश की इसमें, तो वो नेहरू साहब ने क्यों उनको परेड करवाने के लिए मंजूरी दे दी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्यों कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्यों राजपथ पर परेड करवा दी उनसे अगर कोई योगदान ही नहीं था? क्या नेहरू जी भी संघ के आदमी थे? नेहरू जी भी संघ के आदमी थे? छोटी सी बात थी जी। नेहा जी कुछ कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से नेहा जी है, नेहा शालीन दुआ जी हमारे साथ हैं, वो शायद जवाब देना चाह रही है आपका। जी नेहा जी बोलिए। सारे भारतीय लोग थे तो भारतीयों का जो विरोध कर रहे हैं आप पहली बात जिन्होंने ये बात बोली जी, बारे में मैं आ रहा हूँ ढींगरा जी और जौहरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी कुछ बोल रही है जी। मैं कांग्रेस के नेता से ये पूछना चाहती हूँ जो ये कह रहे हैं, जिनको ये लगता है कि क्या योगदान था संघ का। तो 1965 की लड़ाई में जब अभी बताया मुझसे पहले जो पत्रकार हैं उन्होंने कि संघ की तरफ से जब वहाँ बर्फ उठाने का काम कोई नहीं कर पा रहा था, सेना तक में भी क्योंकि लोगों की कमी थी, लेबर की वहाँ कमी थी, तो स्वयं संघ जो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे जी, और 600 भी नहीं 500 से 600 की तादाद में, और वहाँ पर ये काम किया। तो इसे आप मतलब कोई सेवा नहीं गिनेंगे? और जो संघ की सेवाएं हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इंदिरा गांधी ने भी रिकॉग्नाइज किया था। अरे ढींगरा साहब सुन तो लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आपको आराम से सुना है, सुन तो लीजिए। नहीं ढींगरा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी कुछ कह रही, सुन लीजिए जी। आपको ना अंकल को बुरा लगता है ना कोई और बुरा लगता है, लेकिन खराब लगता है क्योंकि वो सामाजिक लोगों में सामाजिक सद्भावना लाते हैं, इसलिए संघ आपको खराब लगता है कि
भाई राम, संघ ने कैसे सबको एक कर दिया, कैसे संघ ने सब हिंदुओं को एक कर दिया। उससे पहले तो आप लोगों ने हिंदुओं को बांट रखा था, यही तो आप चाहते थे, यही तो कांग्रेस चाहती थी, हिंदू बटे रहे। लेकिन संघ के आने के बाद से संघ ने सब हिंदुओं को एक किया, ये संघ ने किया है। आप बताइए क्या गलत काम किया है, आप मुझे गलत काम मिलाइए। आपकी नजर में संघ आतंकवादी संगठन है, ये आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं। अरे आपके नेताओं का क्या कहना, वो तो राम को भी काल्पनिक बोलते हैं। तो आप लोगों की बात में तो जनता विश्वास करती नहीं है, तो आप ढींगरा साहब, नेहा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ढींगरा साहब से मेरा एक सवाल है। ढींगरा साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शायद आपने कहा कि मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, शायद आप गए हो, जो थोड़ा बहुत मुझे जो पता है, जो बताया गया है, वहां जाने पर किसी के रोक नहीं है। वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जा सकता है, वहां सपा का कार्यकर्ता जा सकता है, वहां मुस्लिम जा सकता है, सिख जा सकता है, ईसाई जा सकता है। वहां जाति धर्म नहीं पूछा जाता है जब आप संघ की शाखा में जाते हैं कि आप किस धर्म से, किस जाति से। जो मुझे जानकारी मिली है कि वहां कोई भी जा सकता है और वहां पर कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो उस विचारधारा से आपको क्या तकलीफ है? अगर सरकारी कर्मचारी चलाई जाएगा, सांस्कृतिक शिक्षा अगर लेके आएगा, क्या उसकी विचारधारा से आपको दिक्कत है? देखिए सुनिए, मुझे विचारधारा से किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे भारतीय है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खट्टर साहब ने मुद्दा छेड़ा है जी, ये मुद्दा जो है एक अलग छेड़ दिया जानबूझ के जी, क्योंकि सरकारी अफसर जो है वो वहाँ जाएंगे। मतलब कहने का कि आपको देश के मुद्दों का कोई लेना देना नहीं। किसान बेचारा सड़कों के ऊपर बैठा है, उसके 750 लोग जो है शहादत जैसे के किसान, उनसे कोई लेना देना नहीं। आपको बिजली कैसे कोई मतलब नहीं, देश में आए ना आए, सड़कों से कोई मतलब नहीं, देश में मिले ना मिले, आपको महंगाई से कोई मतलब नहीं। जहाँ मर्जी जाना हो देश में, सुनिए तो सही, आपको तकलीफ क्या हो रही है? मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। चलिए नेहा जी, ढींगरा जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ, आपको मौका दूंगा। ढींगरा जी बोलने दीजिए। बात सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, अब तो सिर्फ यही करना है कि हमें संघ में कोई जाए या उसमें कोई जाए। अभी हमारे लोगों ने आपको वोट दी, तो वो तो अच्छे दिनों की वोट दी थी मोदी जी को, खट्टर साहब को भी इसीलिए दी थी। अब हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ये हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दे हैं सड़कें मिलनी चाहिए, बिजली पानी मिलना चाहिए। असली मुद्दे तो ये है ना। नहीं ढींगरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सरकार है और अपनी वैचार, आप जैसे कि मानते हैं कि संघ की सरकार है, अगर वैचारिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई संगठन बना लेना चाहिए। आपके पास भी सेवादल जैसा संगठन है, तो आपको भी उसको मजबूत करना चाहिए। आप उसको मजबूत करने के बजाय दूसरे के संगठन को कमजोर करने की टीका टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप भी कुछ इस तरह का करें कि जो उनको टक्कर दे सके? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं किसी का संगठन में कमजोर करने की बात करता। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझे आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मर्जी करे वो हमारे भारतीय हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे भारतीय हैं, सभी को विकास। तो सर, संघ में जाने से किसने रोका है? वहाँ ईसाई भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं, और आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर सिख लोग पगड़ी लगाकर होते हैं, तो उसमें तो किसी को रोक नहीं है। उनके कोई ज्वाइनिंग प्रोस्पेक्टस में ये थोड़ी लिखा है कि मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नहीं जा सकता है, या ईसाई नहीं जा सकता है, जैन नहीं जा सकता, बुद्धिस्ट। वो तो कहते हैं हम जाति धर्म पूछते ही नहीं है, आप भारतीय इतना काफी है। अगर आप भारतीय है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जा सकते हैं। धनोज कुमार हमारे साथ बड़े लंबे वक्त से बने हुए, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। धनोज कुमार जी, आपको ये क्या बेसिक दिक्कत लगती है? क्योंकि देखिए ये होता रहा है, मध्य प्रदेश हम चले जाए, छत्तीसगढ़ चले जाए, या फिर राजस्थान चले जाए। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस तरह का सर्कुलर लाया गया। फिर गहलोत साहब आए तो विधानसभा में यह कह दिया गया कि जो संघ की शाखा में जाएगा लिस्ट निकालो, उनकी सरकारी कर्मचारियों की कार्रवाई होगी। फिर कमलनाथ की सरकार आई एमपी में, वही हुआ कि बोले कि जो संघ की शाखा में जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो छूट दे देती है। तो अब हरियाणा सरकार ने भी वो किया 40 साल, क्योंकि पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लंबे वक्त बाद। तो जी, तो ये धनोज कुमार जी से मैं पूछना चाह रहा था, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, वो हमारे साथ नहीं है, मैं ये सवाल पूछूंगा। नेहा शालीन दुआ जी कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले। नेहा जी, वैसे मतलब कहा जा रहा है कि संघ की जो शाखाएं हैं उसमें सब लोग जाते हैं, इस तरह का एक सरकारी आदेश देने की क्या जरूरत पड़ गई कि सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं? और वो ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस का है कि लाठी चलाकर सिखाकर आप क्या करना चाहते हैं? सरकारी कर्मचारियों को लाठी चलाना क्यों सिखाना चाहते हैं आप?
ये कांग्रेस का सवाल जी। ये कांग्रेस के सवाल जवाब देना चाहूंगी। जब कभी देश को जरूरत पड़े, जब हमारे सैनिक वहां जाके लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, लेकिन हम आम नागरिक को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हर हिंदू का अधिकार है, हर किसी को, चाहे ईसाई हो। और हम तो कहते हैं कांग्रेस से भी आके अगर संघ में ये लड़ना चाहते तो कोई बुरी बात नहीं है। एक तरफ हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं कि लड़कियों को सिखाना चाहिए, औरतों को आना चाहिए और कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, हम डिफेंस क्लासेस देते हैं। तो वही डिफेंस क्लासेस अगर संघ देता है तो इसमें बुरा क्या है, मुझे ये बता दे कांग्रेस। सेल्फ डिफेंस तो अच्छी बात है ना, कि हमें किसी को हमारे ऊपर अचानक हमला कर दे तो हमारे अंदर इतनी तो शक्ति हो ना कि हम अपना बचाव कर सके, दूसरे का बचाव अपना तो कर सके। तो अगर संघ अपना बचाव करना सिखाता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये सिखा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि किसी हिंदू को सिखा रहा है, किसी को भी, कांग्रेस का कोई भी चला सीख सकते हैं, वहाँ कोई भी जाके सीख सकता है, बशर्त कि उन्हें वहाँ क्या अपना, ठीक है, हर एक उसको के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप उसको फॉर्म भरिए और आप उस संस्था के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें बुरा ढींगरा साहब ये बता दें इसमें गलत क्या है अगर सेल्फ डिफेंस के लिए। और संघ ने जो आज तक काम हिंदुस्तान की जो संस्कृति को आगे बढ़ाने का और जो धार्मिक मतलब कि कल्चरल हमारा जो वैल्यूज है उसको जो लोगों के अंदर लेके गए हैं, लोग कल्चरल वैल्यूज को भूल गए थे। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? जी जी बिल्कुल। मैं ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब के पास जाना चाहूंगा। ढींगरा जी, सवाल नेहा जी ने जो पूछा है, मेरा भी ये सवाल आपसे, क्या मतलब आपको किस चीज से दिक्कत है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जब से वो आई और जब से मजबूत हुई है, कांग्रेस की नींव हिलती चली गई है, तो उस बढ़ती हुई विचारधारा से आपको दिक्कत है, या फिर संघ की शाखाओं में आपको लगता है कि कुछ आतंकी शिक्षा दी जाती है, कुछ धार्मिक नफरत सिखाई जाती है, उससे दिक्कत है? अगर वो चीजें हैं तो आपने 2-3 बार आपकी सरकार में संघ पर बैन भी लगा, आपातकाल के दौरान एक बार बैन लगा, आपके पटेल साहब ने एक बार बैन लगाया, और 3 बार आपकी केंद्र में सरकार थी तब इस पर बैन लगा चुके, लेकिन आप इस पर बैन रख नहीं पाए। आपकी कई लंबे वक्त तक इस देश पर आपने राज किया, लेकिन संघ पर आप बैन नहीं कर पाए। अगर कोई दिक्कत थी संघ में तो क्यों बैन नहीं कर पाए आप? और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर उसको क्यों आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ एक सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? केवल जी, एक चीज बताना चाहता हूँ, आरएसएस भी है और जमात इस्लामी भी है संगठन। ये संगठन दोनों के ऊपर बैन था, दोनों के ऊपर बैन हटा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फिर मैं अपना ज्ञान क्लियर कीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक क्लर्क है, तो इस क्लर्क को आप लाठ चलाना सिखाओगे या पेंसिल चलाना सिखाओगे? एक क्लर्क का काम, बाबू का काम जो है अपनी फाइल को ओके करना है, अपनी फाइल को चलाना है, उसको नहीं ढींगरा साहब, क्लर्क से पहले वो एक इंसान भी तो है, क्लर्क से पहले एक इंसान भी तो है। वो क्लर्क तो उसका पद है सर सरकारी, अगर उसके पास सरकारी नौकरी नहीं होती तो कुछ और कर रहा होता, वो एक इंसान है, उस पर भी कोई अटैक कर सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से तर्क है कि सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, तो क्या बुरी बात है इसमें? अरे सुनिए ना, सेल्फ डिफेंस के माध्यम बहुत सारे होते हैं जी। सेल्फ डिफेंस के माध्यम क्लर्क को, बाबू को बॉर्डर पे खड़ा करना थोड़ी होता है कि बाबू को बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारी जो सेना है वो अपना जो फौज है उससे भी खुद की सुरक्षा। नहीं, केवल साहब ये बताइए कि अगर संघ लाठी सीखने पर क्या प्रतिबंध है? कई सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पहलवानी करते हैं, वो अखाड़े में जाते हैं, वो लाठी सीखते हैं, वो पहलवानी सीखते हैं, तो क्या आप इस पे भी रोक लगा देंगे कि सरकारी सेवा में अगर आप बाबू बनते हैं तो आप लाठी चलाना नहीं सीखेंगे, आप पहलवानी नहीं सीखेंगे? ये भी आप नियम ले आएंगे? जो सरकारी नौकरियां करते हैं तो इनके हिसाब से तो रेसलिंग भी नहीं करनी चाहिए, रेसलर्स को हटा देना चाहिए सरकारी नौकरियों। ये कहने का हिसाब तो यही है कि बहुत सारे रेसलर्स हैं हमारे देश के जो सरकारी नौकरी। चलिए नेहा जी, इनको ढींगरा साहब कुछ कह रहे हैं, पहले पूरी बात सुन ले। वो समझा नहीं पा रहे, या तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो बताते हैं और उसी में फंस जाते हैं, अपने सवाल में फंस जाते हैं। ढींगरा जी बताइए, क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लाठी चलाता हो, कोई पहलवानी करता हो, कोई अखाड़े में जाता हो, संघ की शाखा में नहीं, कोई निजी तौर पर ही सीख रहा हो अपने अखाड़े में, तो उसको सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए? क्योंकि उसको तो बाबू बनना है, उसको तो फाइल पास करवाना है, कुश्ती सीख के क्या करेगा? ये कह रहे हैं आप?
सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस शगुफा छोड़ने से लाभ किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो कह रहा हूँ कि आरएसएस जो मर्जी कराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी चाहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई आदमी बाबू आरएसएस में जाना उसका जरूरी है, ये भी नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये एक नया शगुफा छोड़ दिया आपने, बैन को हटा दिया आपने, जाने की इजाजत दे दी, अच्छी बात है दे दी, तो इससे कोई फर्क नहीं करता। मैं तो आपको बात ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या इस बात में साबित करना चाहते हैं कि हमारे देश के भारतीयों को आरएसएस का जो लक्ष्य चलाना सिखाना है, क्या किस लिए सिखाना चाहते हैं, वो पूछ रहा था जी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ढींगरा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि किसी पर ये इंपोज नहीं किया जा रहा है, मतलब जो बैन लगाता, अगर किसी कर्मचारी की इच्छा है कि भैया इस संगठन में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे आप ही की ओर से, मैं ढींगरा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं कि जैसे कई लोगों के मन में संशय है, कहते हैं कि आरएसएस भैया आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, नफरत पढ़ाई जाती है, तो एक सरकारी कर्मचारी के मन में भी होता होगा कि यार मैं जाके तो देखूं शाखा में होता क्या है। अगर वो उस पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है, आपने तो प्रतिबंध लगा रखा है, तो अगर वो जाना चाहता है, इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? जैसे आपने कहा कि ये शिगुफा छोड़ दिया गया, नया मुद्दा, तो इसमें आपके उस पर राजनीतिक, वही ये चुपचाप से लगा दिया जाता, ठंडे बस्ते में चला जाता, लेकिन आपने इस पर ट्वीट किया, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि ये भैया क्या चल रहा है, सरकार चल रही कि संघ की पाठशाला, मुद्दे को तूल तो आप ही ने दिया है ना, मुद्दे को तो आपने बड़ा बनाया है। झूठ बोल रहे थे उस समय, मोदी साहब कह रहे थे कि हमने आरएसएस में इतने आदमियों को भर्ती कर लिया, हमने आरएसएस में इतने बीजेपी में भर्ती कर दिए, आरएसएस के इतने संगठन में हमने लोग भर्ती, झूठ बोल रहे थे क्या? जी, वो लोग उस समय ले भी रहे थे क्या? मेरा सवाल कुछ और है सर, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी कि ढींगरा साहब जो कह रहे हैं, ढींगरा साहब जो कह रहे हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि लाठी सिखा के लोग क्या साबित करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं आपके लाठियां चलाना सिखा के वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें जवाब दूंगी। जी, मैं ढींगरा साहब, मैंने बहुत वक्त दे दिया आपको, लेकिन आप मतलब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं देते, आप नया सवाल एक खड़ा कर देते हैं। मैं नेहा जी के पास जाऊंगा, धनोज कुमार, डॉक्टर धनोज कुमार बड़े लंबे वक्त से, नेहा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर धनोज कुमार, क्या इसमें दिक्कत लगती है आपको तकनीकी तौर पर, आप राजनीतिक विश्लेषक के नाते, क्या दिक्कत ऐसी है कि अगर किसी संघ की शाखा, एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जो अपने आप को बताता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी को जाने की मंजूरी मिल जाती है, पहले जिस पर बैन लगा हुआ था, तो इसमें कांग्रेस विरोध कर रही है, इस विरोध में क्या समस्या आपको दिख रही है, क्या तकनीकी दिक्कत है, क्यों कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? मैं ढींगरा जी आपके पास आ रहा हूं आपके पास एक एक करके। धनोज कुमार कुछ कह रहे हैं जी धनोज जी। अरे ये चुप होगा तभी तो बोलेंगे, सुनेगा तब ना। जी ढींगरा जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। धनोज कुमार कुछ बोल ले। वक्त बीत जाने के बाद मुझे मौका मिला है, जी तो मैं चाहूंगा कि मुझे वक्त दीजिएगा। जी बिल्कुल वक्त दे रहा हूं मैं, आप बोलिए सुनील जी कि आज आपने ऐसा मुद्दा उठाया जिस मुद्दा को इस देश में 1947 में ही उठाना चाहिए था। जी अरे चुप हो जाइए ना भाई, जुबान कट चुकी क्यों बोलते हैं, कांग्रेस के जुबान कट चुकी क्यों बोलते हैं ढींगरा साहब? ढींगरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने बहुत बोल लिया ढींगरा साहब, मैं मौका दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप। कांग्रेस की यही दिक्कत है कि आप सुनते नहीं है, बोलना है लेकिन सुनेंगे तब तो आप सुधार कर पाएंगे। सर सुनिए, किसी की आपत्ति है, कोई अगर सलाह दे रहा है तो सुनना चाहिए सर। अच्छा प्रवक्ता जो होता है अच्छा श्रोता भी होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर प्लीज सुन लीजिए। धनोज कुमार कुछ कह रहे हैं। अरे पहले सुनिए ना, शर्म आ जाएगी आपको, सुनेंगे तो लंगोट खिंच जाएगी आपकी। पहले सुनिए आप जी। अरे पहले सुनिए ना जनाब, इनकमिंग रखिए आप, आउट गोइंग से देश नहीं चलता है, इनकमिंग से चलता है, इसलिए आपको ना बाहर कर दिया। सुनिए सुनील जी। जी बोलिए। अरे भाई इनको चुप कराइए, डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा फेडर डाउन किया जाएगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम फेडर डाउन करें। जी। से तो महात्मा गांधी को क्या उखाड़ लिया आपने, गोडसे तो मार दिया महात्मा गांधी को, गोडसे का चैप्टर खत्म, उसको फांसी की सजा दे दी आप लोगों ने। आप जिंदा रखते तब ना गोडसे को, गोडसे से तो डर लगता था पूरे कांग्रेस को। अरे एक गोडसे से कांग्रेस इतना डरता है, शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहिए, सुनिए पहले मुझे।
ढींगरा जी सुन लीजिए, ढींगरा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। कोई मेहमान है हमारा बहुत देर से बोलना चाह रहा है, उसको सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का जवाब देने का, पूरा मौका मिलेगा केवल जी आपको, लेकिन प्लीज सुन लीजिए, सबको मौका मिलेगा। सबकी बात अगर इस बहस में रहेगी तो दर्शक भी अच्छे से समझ पाएंगे, आप भी बोलेंगे, वे भी बोलेंगे, नहीं सुन पाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी को यही समझ में नहीं आता कि देश कैसे चलता है, देश में क्या क्या होना चाहिए। जी पहले सुनिए, अरे ढींगरा साहब सुनिए ना भाई, आपको अभी लोग देख के हंस रहे हैं, अरे हंस रहे अभी लोग देख के, आपको सुनिए। अरे गोडसे कांग्रेस का बाप था, महात्मा गांधी को मार दिया, आप सुनिए, तो गोडसे कांग्रेस का बाप था। कांग्रेस पार्टी गोडसे से ऐसे डरती है, कांग्रेस को गोडसे के भूत से भी डर लगता है। शांत रहिए, पहले सुनिए आप सुनील जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि आंखें मांगता तो मैं दे देता, लेकिन आंखों के ख्वाब मांग बैठे। सवाल उठता है क्या आरएसएस, अरे सुनिए ना ढींगरा साहब, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको सुने हम धैर्य से सुनिए। सवाल यह उठता है सुनील जी, जी बोलिए धनोज कुमार बोलिए। कहां से मिल जाता आपको ऐसे लोग? नहीं, वो भी मेहमान है धनोज कुमार साहब, वो भी हमारे मेहमान है, थोड़े से बस मेहमान। जी नहीं, मैं ढींगरा साहब से कहूंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा ढींगरा साहब से तो नहीं, इंडिया से जी तो पता मेहमान क्या होता है। जी, मेहमान को दूसरे के घर में चुप रहना पड़ता है, तो सही है। जी ढींगरा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, धनोज कुमार को बोलने दीजिए। इनको सुनता ही नहीं है जी, गोड से कर रहा है। अरे मैंने तो बोला गोड से कांग्रेस का बाप था, इसलिए पूरा कांग्रेस ने मिलकर गोडसे को मार दिया। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं मैं आपको? पहले सुनिए सुनील जी, सवाल यह उठता है जी कि आरएसएस जो भारतीय है, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है, आरएसएस में जितने भी लोग वो भारतीय है, वो 100% भारतीय है। और ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बैन क्यों लगा दिया, मध्य प्रदेश में बैन क्यों लगा दिया? सवाल यहाँ उठता है। सवाल होता है कि कांग्रेस पार्टी को आरएसएस इतना डर क्यों लगता है? सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता को आरएसएस का नाम क्यों लगता है? गोली चला लेते हैं, गोली मार देते हैं जोर से भैया, गोली चलाने से तो डर लगता है। प्लीज आपकी गोली मत चलाइएगा। अरे भाई साहब, गोड से जो थे ना महात्मा गांधी के शिष्य थे, और हर शिष्य को अधिकार अपने गुरु से सवाल का जवाब लेने का। हाथ क्यों जोड़ते हैं? चलिए डॉक्टर धनोज कुमार और केवल ढींगरा जी, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा थोड़े शांत रहे सर, हम और एक एक करके बात करें, एक एक बार करके बात करेंगे तो दर्शक समझ भी पाएगा। भारतीय जनता पार्टी से नेहा शालीन दुआ जी कुछ कहना चाह रही है, वो उनका मैं कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। थोड़ा शांत हो जाइए और एक एक करके, मेरी गुजारिश है कि बहस तभी अच्छी हो पाएगी जब हम एक एक करके बात रखेंगे। देखिए मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होने चाहिए, अपनी अपनी बात रखें। हम कोई आरोप करेगा, उस आरोप का हम जवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे को टोक के दर्शक समझ ही ना पाए। ढींगरा साहब से मेरी खास गुजारिश है, मैंने आपको बहुत मौका दिया ढींगरा साहब, और दूंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मेहमान नहीं है। आप ही लोगों से मुझे सवाल पूछना, आप ही लोगों से जवाब लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं ढींगरा साहब अब कि आप अपने टर्म में बोलेंगे ताकि सब सुन पाए। नेहा जी कुछ कह रही है। जी नेहा जी बोलिए। जी, ढींगरा साहब ने अभी सवाल किया था कि आखिर है तो लाठी चलाना सिखा के क्या बताना चाहता है? अरे लाठी चलाना सिखाने पहले बताया, एक तो सेल्फ डिफेंस, दूसरा सिख समुदाय में बचपन से गतका चलाना सिखाया जाता है। शायद पता होगा, अच्छी तरह नहीं पता तो पंजाब में जाके पता कर लें कि सिख समुदाय में गतका चलाना सिखाया। तो जब गुरुपूरब होता है तो उससे गतका और वो तलवारें चलाते हैं सिख समुदाय, तो क्या मतलब उनके धर्म में गलत शिक्षा दी जाती है? ढींगरा साहब जरा इस बात पे थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए, हमें ज्ञान की कमी हो तो। अगर संघ लाठी चलाना सिखाता है और सिख समुदाय गतका सिखाता है, तलवार सिखाता है, वो गलत नहीं है तो संघ गलत क्यों है? जरा कांग्रेस पार्टी इस बात पे भी, हम बात ये है सिर्फ इन्होंने हर बात में संघ को गलत ठहराना है और इनको संघ से लगता है क्योंकि संघ ने सब हिंदुओं को एक कर दिया और सिखों को भी हम अपना ही भाई समझते हैं, क्योंकि बेटे को सिख बनाया जाता था, कहा जाता था जो हमारा सबसे बड़ा बेटा होगा देश के कामों में आएगा तो उसको हम सिख बनाएंगे, मतलब उसके बाल बड़े कर दिए जाते थे और उसको सिख बनाते। तो समुदाय
जी नेहा जी, मैं इस सवाल का जवाब ढींगरा साहब से लूंगा, इस सवाल का जवाब ढींगरा साहब से लूंगा, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इसी सवाल पर सवाल देश का है में बहस जारी है कि क्या कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से दिक्कत है या फिर उसकी बढ़ती ताकत जिसने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी है उससे दिक्कत है। ब्रेक के बाद सवाल देश का है जारी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।